पादपों में जनन हेडिंग डाल लो, सिलेबस में यही हेडिंग है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। पादपों में जनन। अब पादपों में जनन दो प्रकार से पाया जाता है, कौन कौन सा? कायिक जनन, इसको हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन भी कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। और दूसरा है लैंगिक जनन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और ये था वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। समझ लें क्या है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, कायिक जनन क्या है, लैंगिक जनन क्या है, ठीक है। हाँ, क्या होता है कायिक जनन? बहुत पढ़ लिया है। क्या बनाना? निर्माण करना, ये कायिक जनन है। यानी पादप के कायिक भाग जो हैं, जड़, तना, पत्ती, इनसे नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं कायिक जनन, कायिक प्रवर्धन। और कायिक जनन जो है प्राकृतिक रूप से पाया जाता है पादपों में। कैसे पाया जाता है? प्राकृतिक रूप से पाया जाता है, ठीक है। पादप के कायिक भागों से कोई भी भाग जड़, तना, पत्ती में से पादप से अलग होकर एक नए पादप का जन्म देता है। और पादप का वह भाग जिससे नया पादप बन रहा है उसको हम कहते हैं प्रवर्ध। क्या बोलते हैं? प्रवर्ध, प्रोपेग्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेग्यूल कहते हैं। तो पादप में जड़ भी है, तना भी है और पत्ती भी है। तो जड़ दो प्रकार की होती है, अपस्थानिक और मूसला मूल। अपस्थानिक और मूसला मूल, बात समझे? तो शीशम और अमरूद में जो एग्जाम्पल है, शीशम अमरूद का, इसमें अपस्थानिक मूल निकल आती हैं साइड से। अगर उसको हम काट के दूसरी जगह लगा दें तो नया पादप बन जाएगा। तो अपस्थानिक मूल से नए पादप का निर्माण होना, ठीक है। अब मूसला मूल की बात करें तो मूसला मूल और दूसरी जो अपने स्वीट पोटैटो की कल बात करी थी हमने, किसकी बात करी थी? स्वीट पोटैटो, डहेलिया, सतावर, तीन एग्जाम्पल जो हैं ये अपन मासल मूल के देखने को मिल गए। कितने मिलते हैं? मासल मूल के। जो मूल स्टोरेज फूड होता है उनमें, उनको मासल मूल कहते हैं। इनसे नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ऐसी तने जो भूमि के अंदर रहते हैं, भूमिगत तने जिनको बोलते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम बोलते हैं, जैसे ट्यूबर, राइजोम, बल्ब, कॉर्म और सकर्स, यानी कंद, प्रकंद, घनकंद, बल्ब और अंताभूस्तरी, इन सभी से नए पादप का निर्माण होता है। ये सब तने हैं। क्या हैं? और भूमिगत तने हैं। कौन से तने हैं? भूमिगत तने हैं। समझ में बात आई? तो सबसे पहले हेडिंग डालें हम कायिक जनन और कायिक प्रवर्धन या कायिक प्रवर्धन। लिखो, पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती तथा कलिका। पादप के कायिक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती तथा कलिका द्वारा
कलिका द्वारा नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को, अब लिखना पड़ रहा है, अभी तक तो बोर्ड पे लिख रहा था मैं, जब तक फैमिली चल रही थी तब तक सारी चीज़ें बोर्ड पे ही चल रही थी ना, बोर्ड से उतार रहे थे। नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया को कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। कायिक जनन अथवा कायिक प्रवर्धन कहते हैं। अगला पॉइंट लिखो, कायिक जनन की प्रक्रिया पादपों में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाती है, अतः पादप का वह भाग, पादप का वह कायिक भाग जिससे नए पादप का निर्माण होता है, नए पादप का निर्माण होता है, उसे प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध कहते हैं। प्रवर्ध को प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना। पादप का वह भाग जिससे नए पादप का निर्माण होता है क्या कहलाता है? 4 आंसर मिलेंगे। प्रवर्ध, क्या कहते हैं? प्रवर्ध कहते हैं, प्रोपेग्यूल कहते हैं। ठीक है, अब नीचे रूट्स, लिखो पादप में पादपों में या पादप में पादपों में मूसला मूल, मूसला व अपस्थानिक मूल पाई जाती हैं। पाई जाती हैं, जैसे बरगद शीशम में, बरगद व शीशम, सॉरी बरगद नहीं, अमरूद, अमरूद व शीशम में अपस्थानिक मूल द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखें, हाँ रूट में ही। अगला पॉइंट, मासल मूल द्वारा नए पादप का निर्माण होता है, जैसे स्वीट पोटैटो, डहेलिया, और ये एस्पेरागस। सतावर, शकरकंद,
पहला मूल थे, दूसरा है भूमिगत तने। अंडरग्राउंड स्टेम्स। इसमें पहला उदाहरण है कंद, जिसको हम बोलते हैं ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। और तने की एक खास बात होती है। तने की क्या पहचान है, कौन बताएगा? तने की तने में, अरे कंद क्या, कंद तो तना ही है ना। तने की क्या विशिष्ट लक्षण क्या है? तने का विशिष्ट लक्षण क्या है? हैं? अच्छा, और कुछ नहीं है? ये विशिष्ट पहचान है, ये कार्य हुआ। मैं विशिष्ट लक्षण पूछ रहा हूँ। तने का विशिष्ट लक्षण ये है, कैसे पहचानोगे? कोई सा भी तना हो, चाहे भूमिगत हो, चाहे ऊपर हो, चाहे नीचे हो, कहीं फर्क नहीं पड़ता। पर्व व पर्व संधियाँ उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं? पर्व व पर्व संधियाँ पाई जाती हैं। ठीक है ना? पाई जाती है ना। तो पर्व संधियों पर एक विभजोतक ऊतक मिलता है, जिससे नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। हम टिश्यू कल्चर में भी यूज करते हैं, बड का यूज करते हैं। तो देखें अपन, ये आलू है, देखा है सबने? ये ऐसे निशान मिलते हैं ना अपन को आलू में, इनको हम आइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये पर्व संधि है। क्या है ये? पर्व संधि। अगर हम इतने टुकड़े को काट दें, ये एक टुकड़े को काट दें, इसको काट दें, तो 1 2 3 4 पौधे बन जाएंगे अपने, और उतने पीस को हम ज़मीन में लगा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। तो पर्व संधियाँ जहाँ भी हैं, जिनको हम आइज कहते हैं, वहाँ से नई कलिका का निर्माण। घर में आलू रखा है और उसमें बड आ जाती है। उगता हुआ आलू देखा है घर में, सफ़ेद रंग की बड है, उसको मिट्टी में लगा दे तो उसमें पत्तियाँ निकल जाएंगी। क्या निकल जाएंगी? पत्तियाँ। लगा देना, ऐसी कर रही है कि पता नहीं क्या नई बात है। अब की बार उसमें बड निकले ना, उसको मिट्टी में डाल देना, आलू उग जाएगा। हैं? वो लगेंगे 15-20 दिन तो लगेंगे, उसको खाद पानी देते रहना, है ना। तो आलू के पीस से ही, लेकिन उस पीस में क्या होना चाहिए? पर्व संधि। क्या होना चाहिए? पर्व संधि से नए आलू का निर्माण हो जाता है, तो नया पौधा बना। बोलो, अब जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम है, कंद मैंने आपसे कहा, क्या कहा? प्रकंद भी कहा, प्रकंद कहा। प्रकंद में दूसरा उदाहरण है राइजोम का। किसका उदाहरण है? ये तना है कि नहीं है? क्या है ये? तना है ना। तना भूमिगत तना है, रूपांतरण है ये। क्या है ये? रूपांतरण। जमीन के अंदर है। किसके अंदर है? जमीन के अंदर है। ठीक है। तीसरा जो मैं लिख रहा हूँ वो है घनकंद। क्या है ये? घनकंद। क्या है? घनकंद, कॉर्म। चौथा जो मैं लिख रहा हूँ ये है बल्ब। इसको हम बल्ब ही बोलते हैं, BULB, बल्ब। ठीक है ना, हिंदी में ये बल्ब ही कहते हैं इसको। यहाँ तक बात समझ में आई? ये सब तने हैं। क्या है ये? तने। अब इसमें राइजोम में जब हम आएंगे, राइजोम में तुमने अदरक का नाम सुना है, हल्दी का नाम सुना है, केले का नाम सुना है। केला जो तुम्हें दिखता है, बड़ा सा पेड़ केले का दिखता है, वो तना नहीं है सामने, वो पत्तियां हैं। क्या है वो? पत्तियां हैं। देखा है? ठीक है। तो तना कहाँ है उसका? जमीन के अंदर। तो हम केले को जब भी लगाते हैं, उसके नीचे से तना लाते हैं वाइट कलर का, प्रकंद, और वो ज़मीन में लगा देते हैं। उससे नया केला बन जाता है, अपना नया पौधा बन जाता है। ठीक है ना।
अब तुम कहोगे कि इसमें पर्व संधि कहाँ है? तो तुमने अदरक देखी है, अदरक टुकड़ों में जुड़ी हुई होती है, जुड़ी होती है, जितनी भी टुकड़े मिलेंगे वो सब पर्व संधि हैं। क्या है वो? पर्व संधि है। हाँ या ना? हल्दी देखी कि नहीं देखी? ये एक टुकड़ा जुड़ा हुआ है, फिर अपन ने देखा ये ऐसे जुड़ा हुआ है, फिर ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये मोटे मोटे टुकड़े जुड़े होते हैं कि नहीं जुड़े होते हैं? ये सब पर्व संधियाँ हैं। अगर एक टुकड़े को निकाल के हम ज़मीन में डाल दें तो नई अदरक का पौधा तैयार हो जाएगा, हल्दी का भी पौधा तैयार हो जाएगा। समझे ना? हल्दी में दिखती है ना गांठें अलग अलग, उनको तोड़ो। हरी हल्दी लाए हो कभी भी? और तुम कहोगे तने में पत्तियाँ कहाँ हैं? तने में पत्तियाँ कहाँ हैं? अब ज़मीन के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं उनमें क्लोरोफिल, उनको सूर्य की रोशनी तो मिलती नहीं है। ज़मीन के अंदर जो पत्तियाँ होती हैं सूरज की रोशनी मिल रही क्या? नहीं मिल रही। तो वो पत्तियाँ सल्क का रूप ले लेती है। किसका रूप ले लेती है? सल्क का। तो अदरक को हल्का सा जो घर पे है उसको अंगूठे से रब करो, सल्क निकलेगा। क्या निकलेगा? सल्क, पतला सा झिल्ली निकलेगी। देखिए हल्दी में भी यही होती है। हरी हल्दी देखें तो घर वाली सूखी हल्दी नहीं, समझे ना? उसमें वो सल्क निकलेगा, वो पत्तियां हैं। क्या हैं वो? पत्तियां। प्याज देखा है? प्याज में जो नीचे ज़मीन के अंदर हैं वो सब पत्तियां हैं जिसको आप खा रहे हो, और वही पत्ती ऊपर निकल गई सूर्य की रोशनी में तो कैसी हो गई? हरी। हरा प्याज खाते ना तो पत्तियां देखो अंदर जुड़ती गई गोल हो गई, और ऊपर जाके पत्ती वो पाइप के समान हो जाती है। तो पाइप वाली पत्ती होती है, खोखली पत्ती होती है। लहसुन की भी और प्याज की भी देखी ना खोखली पत्तियाँ, ठीक है ना? तो ऊपर निकल गई तो हरी हो गई, और ज़मीन के अंदर है तो क्लोरोफिल नहीं बना उनमें, तो वो सल्क हो गई। क्या हो गई? तो प्याज के ऊपर जो छिलका होता है वो सल्क पड़ हैं। क्या है वो? और जो जिनमें रस भरा है, ठीक है ना, जिनको हम खाने का काम करते हैं, क्या करते हैं? खाने का काम करते हैं, ठीक है ना? तो मांसल पड़ हैं जिनको हम खाते हैं। प्याज में क्या खा रहे हो आप? मांसल पड़ खा रहे हैं ना? प्याज को ज़मीन में लगा दो, दूसरा नया प्याज तैयार हो जाएगा। लहसुन के एक पीस को आप ज़मीन में लगा दो, दूसरा लहसुन तैयार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? लहसुन के ऊपर सफ़ेद रंग की झिल्ली चढ़ी हुई है, वो क्या है? सल्क पड़ है। क्या है वो? सल्क पड़ हैं। समझे ना? तो तने की पहचान क्या है? तने में पत्तियाँ होंगी तो फिर पर्व संधियाँ भी पाई जाएंगी, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो चाहे ज़मीन के ऊपर हो। हमें कई बार पर्व संधि दिखती है, कई बार पर्व संधि नहीं दिखती है। बांस में पर्व संधि दिख रही है, गन्ने में पर्व संधि दिख रही है, गेहूँ में दिख रही है, बाजरे में दिख रही है, सब में दिख रही है, लेकिन नीम में और शीशम में पर्व संधि नहीं दिख रही। तो आइडिया कहाँ से लगाओगे? जहाँ से नई पत्तियाँ बने, नई शाखाएँ बने। तो जहाँ से नई शाखाएँ बन रही इसका मतलब वो क्या है? पर्व संधि है। क्या है वो? पर्व संधि है। तो कंद हेडिंग डाल ली ना मूंग के तने में? कंद लिखो इसमें एक लाइन फटाफट। हाँ, लिखाने का है भी तो नहीं कुछ इसमें। उदाहरण लिख लो। आलू, क्या है? आलू। नया पादप बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लिखो इसमें उपस्थित पर्व संधियों से नए पादप का निर्माण होता है। तो एक आलू घर में रखा है, कितनी बड़ निकलती हैं, जगह जगह से निकलती है ना, जहाँ पे गड्ढा होता है वहीं से बड़ निकलती हैं, वो पर्व संधि हैं। पर्व संधियों से नए पादप का निर्माण होता है। इन्हें आँख कहते हैं, आँखें, आइज़। दूसरा डालो, पर्व संधि जो हैं उनको आँखें बोलते हैं, आइज़। अगला पॉइंट कौन सा है? प्रकंद। लिखो फटाफट इसमें उदाहरण लिखो। उदाहरण में क्या क्या बताया मैंने? क्या? अदरक, जिंजर, हल्दी, करक्यूमा, केला। क्या? केला। घनकंद में प्याज व लहसुन। अरे सुनो, गड़बड़ है, ये नीचे आएंगे। हाँ, इधर आओ,
इसमें आ गया अपनी अरबी और जमीकंद आ गया। अरबी देखिए ना अपन ने, तो अरबी के ऊपर भी देखें तो छिलका हाथ से हटता है कि नहीं हटता है? अरबी भी जुड़ी होती है टुकड़ों में, बड में होती कि नहीं होती है? चलो ये लहसुन प्याज, एग्जाम्पल ही लिखाने की ज़रूरत क्या है इसमें? क्या इनसे नया पादप बनता है? भूमिगत तने हैं। हाँ, जब ऊपर की भाषा पढ़ोगे ना तो नीचे समझ में आ जाएगा, समझे? हाँ, कि तने से नए पादप का निर्माण होता है, तो मूल से भी नए पादप का निर्माण होता है और लीफ से भी होता है। तो ये भूमिगत तने हैं जो नए पादप का निर्माण कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नए पादप का। लिख लिया? अगला लिखो। हाँ, यह आ गया अंताभूस्तारी। भू का मतलब पृथ्वी। ये पृथ्वी के अंदर रैंकर बड़ा होता है। लिखो, इसमें लिखने का शौक है ना, लिखो। यह भूमिगत तना भूमि के अंदर तिरछा होता हुआ बाहर निकलता है। ऐसे ये भूमि, और भूमि से ऐसे ये यूं ऐसे निकलेगा और ऊपर ये लीफ बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? लीफ बन जाती हैं। उसका सबसे बढ़िया उदाहरण है पुदीना। पुदीना कहीं से भी किसी घर से ले आओ, नीचे से अंडरग्राउंड पुदीना, पूरे गर्मी होती तो पूरा ख़त्म हो जाता है, सूख जाता है ना, और जैसे ही पानी पड़ता है, बरसात आती, वापस से हरा हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? ग्राउंड में हरी घास, दूब घास होती, गर्मी में पूरी सूख जाती है, और जैसे ही पानी पड़ता है वापस से हरी हो जाती है। मिंट। अब आ जाएं इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल है, ये तो अपन ने इसका भूमिगत तने बताए ना, तनों में से। अब तनों में ही चल रहे हैं अपन। हाँ, तो ये तो पहला एग्जाम्पल था। अरे यार, अब तो साला भूमिगत तने, ठीक है। और भूमिगत तने में ये जो पार्ट था, पहला पार्ट था। भूमिगत तने का हाँ, दूसरा पार्ट है तने का ही, इसको बोलते हैं विसर्पी तने। क्या बोलते हैं? विसर्पी तने। वो तने जो रैंक कर वृद्धि करते हैं। किसकी तरह करते हैं? रैंक कर। विसर्पी तने, क्रीपिंग स्टेम। अब विसर्पी तने में सबसे पहले आ जाएं हम, जिनको बोलते हैं रनर। रनर्स को बोलते हैं ऊपरी भूस्तरी। दूब घास को उखाड़ोगे, उखड़िए, आप देखो ये दूब घास यहाँ पे बन रही है, इसका ये तना, और यहाँ पे फिर ये तने से नीचे रूट निकल गई, ये ऊपर दूब घास बन गई, फिर ये रूट निकल गई, फिर ऊपर ये पत्तियाँ निकल गई, फिर ये रूट निकल गई, पत्तियाँ निकल गई। तो तने की पर्व संधियों से अपस्थानिक मूलों का विकास होता है। अब आप क्या करो, यहाँ से इसको काट दो, एक नया पौधा, इसको काट दो, नया पौधा, इसको काट दो, नया पौधा। तो ग्राउंड में लगी हुई दूब घास को आप उखाड़ नहीं सकते हो। एक जगह उखाड़ोगे, 2-3 जगह चिपकी हुई रहती है वो, ठीक है। तो लिखो इसमें रनर। पहला विसर्पी तने का पहला प्रकार है
रनर्स, ऊपरी भूस्तरीय, जो भूमि के ऊपर रैंक कर वृद्धि करते हैं। लिखो इस प्रकार के तने जमीन पर रैंक कर वृद्धि करते हैं। इनकी प्रत्येक पर्व संधि से अपस्थानिक मूल का विकास होता है। उदाहरण दूब घास, भूस्तरीय, लिखो इस प्रकार के तने क्षैतिज वृद्धि करते हैं। क्षैतिज वृद्धि करते हैं। उदाहरण ऑक्जेलिस खट्टी बूटी जिसको बोलते हैं, ड्रेसिना खट्टी बूटी, ऑक्जेलिस ड्रेसिना स्ट्रॉबेरी, भूस्तार का। इस प्रकार के तने जलोदभिदी पादपों में पाए जाते हैं। जलकुंभी देखिए, जलकुंभी, एक जलकुंभी को पकड़ोगे सारी जलकुंभियाँ उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, समझे ना। ये जलकुंभी ऊपर ये पत्तियाँ दिख रही हैं अपन को, अब इससे एक मोटा तना होता है इसमें ऐसे, ये जल के अंदर है, और फिर ये पत्तियाँ निकली, एक ये नीचे मूल होती है। फिर अपन देखें तो हर पौधा एक के साथ जुड़ा होता है, तो यहाँ से एक पौधा अपन हटाना चाहे निकालना चाहे निकाल लें, नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार के तने जलोदभिदी पादपों में पाए जाते हैं जो नए पादप का निर्माण करते हैं। उदाहरण आइकोर्निया जलकुंभी, दूसरा उदाहरण है पिस्टिया, जलकुंभी को बंगाल का अकाल भी आतंक भी कहा जाता है, पहले बता चुके हैं हम। और बंगाल का अकाल किसे कहा था? कोई नहीं, हम अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहते,
तुम्हारी मर्जी है बेटा, पढ़ो लिखो या नहीं पढ़ो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। चलो आगे चलें। अब ये तीसरा पार्ट जो है ये है वायवीय तने। वायवीय तना। अभी तक ये ज़मीन पर रैंकर वृद्धि कर रहे थे, ज़मीन के अंदर वृद्धि कर रहे थे, अब ज़मीन के ऊपर वृद्धि कर रहा है। लिखो, इस प्रकार का तना ऊर्ध्व होता है, वायवीय होता है। ऊर्ध्व ऊपर की ओर, वायवीय लिख लो ना, वायवीय होता है। तना पत्ती के समान चपटा हो जाता है, पत्ती के समान चपटा हो जाता है, जिसे पर्णकाय स्तंभ, यानी पत्ती के समान तना। स्तंभ को हिंदी में क्या बोलते हैं? और तना। तो पत्ती के समान चपटा हो जाता है तना, पर्णकाय स्तंभ कहते हैं। हाँ, ये टूटकर जमीन पर गिरने से नए पादप का निर्माण करता है। उदाहरण, नागफनी। नागफनी ऊपर पत्ती चपटी हो जाती है ना, पत्ती जैसी संरचना, तना है, तो तना चपटा हो जाता है पत्ती के समान, इसलिए बोलते हैं पर्णकाय स्तंभ। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिल्लोक्लेड। फिल का मतलब पत्ती, पत्ती के समान चपटा तना, इसलिए फिल्लोक्लेड पर्णकाय स्तंभ हो जाता है। तो पर्णकाय स्तंभ क्या है? ओपनसिया, नागफनी। और उसका ऊपर की जो संरचना है नीचे ज़मीन पे गिर जाएगी तो नया कैक्टस में यही तो होता है, नागफनी। इंग्लिश वर्ड है कैक्टस। हाँ, अब आ जाएं अपन, तने का हो गया। तीसरा टाइप जो है अपना वो है पत्ती द्वारा। और पत्ती आपको पता है, इस प्रकार की ये पत्ती अपन को मिलती है पत्थर चटा। किसकी? पत्थर चटा। अगर ये ज़मीन पर टूट के गिर जाए तो ज़मीन पे जहाँ गिरेगी वहाँ तो ये मूल निकल आएंगी। क्या निकल आएंगी? मूल। नीचे ये मूल निकल जाती हैं, ये मूल निकल गई, और ऊपर यहाँ पे हमें नया प्लांट मिल जाता है, ये लीफ बन जाती हैं। तो एग्जाम्पल है इसमें पत्थर चटा। हाँ, लिखो, ये मास्लोदभिदी पादप है। मास्लोदभिदी पादपों की पत्तियों द्वारा नए पादप का निर्माण होता है। उदाहरण, पत्थर चटा, ब्रायोफिलम। मास्लोदभिदी वो होता है जो पत्ती के अंदर रस भरा हो, मोटी पत्ती हो,
मांसल लगती हो। कैसी लगती हो? एलोवेरा देखा है ना अपन ने, तो वो मांसल है कि नहीं है? वो सक्यूलेंट है। क्या बोलते हैं उसको? सक्यूलेंट इंग्लिश में। हो गया। अब आ जाओ लैंगिक जनन पे। ये कायिक जनन था। दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फूल पूरा पढ़ चुके हैं हम, फ्लावर पूरा पढ़ चुके हैं, तो सारे आइडिया आपको हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लिखो। पादपों में नर जनन संरचना क्या कहलाएगी? पुमंग। पादपों में नर जनन संरचना पुमंग तथा मादा जनन संरचना नर जनन संरचना पुमंग तथा मादा जनन संरचना क्या? जायांग कहलाती है। अगला पॉइंट नीचे लिखो। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है। पुमंग की इकाई पुंकेसर होती है, जबकि जायांग की इकाई अंडप कहलाती है। जायांग की इकाई अंडप कहलाती है। अगला पॉइंट लिखो। पुमंग के पुंकेसर पुमंग के पुंकेसर के परागकोश में पुमंग के पुंकेसर के परागकोश में तथा अंडप के बीजांड में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणु तथा गुर बीजाणु प्राप्त होते हैं और नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है। ये 4-5 लाइन की रूपरेखा है कि नर जनन संरचना और मादा जनन संरचना क्या कहलाती है, इसकी इकाई क्या होती है, फिर अर्धसूत्री विभाजन कहाँ हो रहा है जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहे हैं? गुरु बीजाणु, लघु बीजाणु, और इनसे हमें युग्मक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? युग्मक प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? युग्मक प्राप्त होते हैं। तो अब हेडिंग डाल लो नर जनन संरचना। और नर जनन संरचना के नीचे लिख लो स्टामेन्स, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणु धानी एंड पॉलिन ग्रेन्स परागकण।
पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी और परागकण। आप सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? स्टामिन्स की, पुंकेसर की। किसकी बात करेंगे? पुंकेसर क्या है? क्या है पुंकेसर? उमंग की इकाई। किसकी इकाई? उमंग की इकाई है। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। कितने भाग? दो। कुछ आइडिया नहीं है अपन को कि दो भाग हैं या 5 भाग सर ने बताए थे, है ना। पुंकेसर दो भागों से मिलकर बना होता है। वो दो भाग जो हैं वो तुम्हें पता है। ये क्या है? परागकोश और नीचे क्या है? पुतंतु। पुतंतु व परागकोश संयोजी से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? संयोजी से। परागकोश संरचना जो होती है ये जननक्षम संरचना है। कैसी है? जननक्षम, जिसको हम बोलते हैं बायबल। क्या बोलते हैं? बायबल। जिसमें विभाजन होते हैं, परागकण बनेंगे। जिसमें क्या बनेंगे? परागकण। जबकि पुतंतु संरचना बंद होती है, इसमें कुछ नहीं होता। ये केवल सप्लाई का काम करती है। जल व पानी, जल व भोजन कहाँ पहुँचाती है? परागकोश को पहुँचाने का काम करती है। तो लिखो, हाँ, पुंकेसर दो भागों से मिलकर बने होते हैं। नंबर 1, पुतंतु, और पुतंतु के आगे लिख लो एक लाइन, पुतंतु। लिख रहे हो ना? लिखो पुतंतु में। ये बंद संरचना होती है, बंद, स्टेराइल। ये बंद संरचना होती है जो परागकोश को जल व खनिज लवण सप्लाई करती है। आपूर्ति करना है ना, सप्लाई कर। नीचे लिखो दूसरा भाग कौन सा था? परागकोश। हाँ, परागकोश लिखो। ये जननक्षम संरचना है। ये जननक्षम संरचना होती है जिसमें पराग कणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण है? पराग कणों का निर्माण होता है। अगला पॉइंट लिखो, सामान्यतः पुंकेसर के परागकोश में दो पालियां, दो लोब, दो पालियां पाई जाती हैं। सामान्यतः पुंकेसर के परागकोश में दो पालियां पाई जाती हैं। आगे लिखो, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। दो कोष्ठ, प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं जिन्हें लघु बीजाणुधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी
कहते हैं। तो कितनी लघु बीजाणु धानी हो गई, कितनी हुई, 4। 2 पालियां ना, तो एक पाली में 2, दूसरी पाली में 2। नीचे लिखो मालवेसी उस दिन कौन सा एक एग्जाम्पल था जिसमें एक कोष्ठी थे परागकोश, कौन सा एग्जाम्पल था? अच्छा, गुड़हल के अलावा कौन सा था? लिखा है ना तुमने? नहीं लिखा? जो फैमिली लास्ट वाली लिखाई है मैंने, कौन सी फैमिली थी? कॉर्नवॉल बुलेसी। अब ये दिमाग खोल लो, अभी तक तुम्हारी एक ही फैमिली में परागकोश एक कोष्ठी थे मालवेसी। अब फैमिली जब चेंज हो गई तो तुम्हारी 2 फैमिली हुई जिसमें परागकोश एक कोष्ठी है। कौन कौन सी? और पढ़ लो बेटा, थोड़ा सा टाइम निकाल लो, शब्द उंगली रख के पढ़ लो, जैसे बचपन में पढ़ते थे ना, उंगली रख के पढ़ते थे, ऐसे पढ़ लो। इसकी ज़रूरत है तुम सब लोगों को, उंगली रख के पढ़ोगे तो ज़्यादा दिमाग में सेट होगा, माइंड इधर उधर डाइवर्ट नहीं होगा। जब भी उंगली रख के पढ़ते हैं ना, आज प्रैक्टिस करना ऐसे, या पेंसिल रख के पढ़ लें अपन, तो माइंड डाइवर्ट नहीं होगा। और केवल सामने रख के बैठेंगे ना तो दिमाग लग ही नहीं सकता, कभी उधर कभी इधर, कभी मोबाइल में, कभी नीचे कभी ऊपर, ऐसे ही भटकते रहोगे। तो कोशिश करो उंगली रख के पढ़ाई कर लो, जैसे बचपन में पढ़ाई करते थे। लाइफ सुधर जाएगी, इज्जत बन जाएगी, लोग तुम्हारे पीछे घूमेंगे। अभी हम लोगों के पीछे घूमने वाली कैटेगरी है। जब हम कुछ बन जाते हैं, समझे ना, लोग आपके पीछे चलेंगे। बात समझे ना, आपसे राय लेंगे, मशवरा लेंगे, आपको बहुत अच्छा मानने लगते हैं। समझे ना, ये फ़र्क होता है। तो तुम्हारे हाथ में ही है सबके, सुनना है या सुनाना है, बस। हाँ, तो फिर उसके लिए एफर्ट करने पड़ेंगे, लेकिन एफर्ट है नहीं है, 0 एफर्ट है। कैसे एफर्ट है? 0। ये लाली थोड़ी बहुत तो पढ़ लेती है, इसके तो एफर्ट लग रहे हैं, है ना। तो बेटा एफर्ट अपन को डालने पड़ेंगे। ये ज़िंदगी ऐसे निकल जाएगी, पता है, रेत की तरह। जैसे मुट्ठी में रेत भरो और मुट्ठी बंद करो, सारी रेत झड़ जाती है। समय ऐसे भाग रहा है, ये ध्यान रखो कि रेत क्या है? समय। बालू जो है ना, वो समय है, जिसको हम मुट्ठी में नहीं बांध सकते, मुट्ठी में पकड़ नहीं सकते। तो तुम तो आजकल के कहोगे नहीं सर, मुट्ठी में रेत बांध लेंगे, नहीं बनती बेटा। जी कहावत है वो सही है, पुरानी। समय रेत की तरह है जो बहुत जल्दी निकल जाता है ना। अभी पता नहीं चलेगा, तुम्हारी वैकेंसी आ गई, आ गई, कितनी आई? फिर भी फर्स्ट ग्रेड में कितनी वैकेंसी है पता है? कितनी है? फर्स्ट ग्रेड कितनी है? 17,000। हाँ ऐसा कुछ है फर्स्ट ग्रेड में। चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये वैकेंसी ढूंढते रहना। 5 निकले ना तो 5 में अपना नाम डालो कि हमारा 5 में तो एक सीट मेरी है, तब सिलेक्शन होगा। ये नहीं है कि 15,000 निकलनी चाहिए और ज़्यादा निकलनी चाहिए। तो ज़्यादा निकलने से फ़ायदा क्या है? तुमने अभी ये पॉइंट कैसे बोल दिया कि कमी निकल रही है? कम से क्या मतलब होता है? एक वैकेंसी जो होती है ना, उस पर भी सिलेक्शन होते हैं लोगों के, एक सीट पे। और ये एग्जाम्पल मेरे बच्चे का है, जो स्टूडेंट था मेरा एमएससी का। एक वैकेंसी थी, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर, गुवाहाटी चला गया। और वो ये कह के गया कि सर घूम ही आएंगे, हमें जाना ही नहीं। और वहाँ वो कोई नहीं पहुँचा, अकेला बंदा पहुँचा। वो साइंटिस्ट लगा हुआ है, 5 साल वहाँ गुवाहाटी में रहा, उसके बाद ट्रांसफ़र कराया, वो आ गया काजरी, जो कि तुम्हारा जोधपुर में है। समझे ना। एक सिंगल वैकेंसी थी,
बोला सर घूम के आ जाऊँगा सर, क्या करना है, सिलेक्शन तो वैसे ही नहीं हो रहा, लेकिन जाऊँगा ज़रूर। तो वहाँ कोई नहीं आया उसके अलावा, तो कोई नहीं आया तो सिलेक्शन उसका करना पड़ा एक सीट पे। तो ये भी होता है। आप उसमें ये देखो कि 500 सीट निकल रही है, 500 में मेरी सीट ही एक मेरी सीट है, समझे ना। ये मत सोचो कि 5000 निकलनी चाहिए थी तो सिलेक्शन हो जाता ना। 4 वैकेंसी निकले, 4 में ये सोचो कि एक वैकेंसी मेरी है, एक सीट मेरी है, तब तो सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ढूंढते रहो, ज़िंदगी निकल जाएगी। ना 10,000 वैकेंसी आएंगी, ना 15,000 आएंगी, ना सिलेक्शन होने वाला, क्योंकि हम पीछे बैठने वालों में हैं, पीछे सोचने वालों में, लास्ट में, है ना। तो बैक बेंचर नहीं बनो, आगे की सोचो। लिख लिया, कहाँ पे थे हम? मालवेसी व कॉर्नवालिसी, फटाफट करो। मालवेसी व कॉर्नवालिसी। हाँ, कुल के पराग कोष एक कोष्ठी होते हैं जिनमें केवल 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। ऊपर 4 लघु बीजाणु लिख ली थी क्या? नहीं लिखी थी। हाँ, क्या लिखा? जिनमें एक पाली हुई ना। हाँ, 2 लघु बीजाणु धानियाँ पाई जाती हैं। और ऊपर ब्रैकेट में लिख लो जहाँ पे 2 पाली लिखी थी ना, ठीक है ना। लघु बीजाणु धानी कहते हैं, उस ब्रैकेट में लिखो 4 लघु बीजाणु धानियाँ, 4 लघु बीजाणु धानियाँ। लिखा? हाँ, आगे लिखो, क्या लिखें? लघु बीजाणु धानी की संरचना। किसकी संरचना? लघु बीजाणु धानी की संरचना। लिखो इसमें, संरचना में। हाँ, इसके 2 भाग होते हैं। हेडिंग डाली, लघु बीजाणु धानी की संरचना। हाँ, इसके 2 भाग होते हैं। नंबर 1, परागधानी भित्ति, एंथर बॉल, दूसरा है बीजाणु जन ऊतक, स्पोरोजीनस टिश्यू। हेडिंग डालो, परागधानी भित्ति। लिखो, परागधानी भित्ति में यह 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं। ये 4 परतों से मिलकर बनी होती हैं। नंबर 1, एपिडर्मिस। नंबर 2, एंडोडर्मिस। नंबर 3, मिडिल लेयर, मध्य भित्ति, मध्य परत। नंबर 4, टैपिटम।
नमस्ते बेटा, नमस्ते। कल तुम्हारी क्लास है 4 से 6, ठीक है? हाँ तो तुम कहाँ है?